हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सातवें वीडियो में जो कि डेडिकेटेड है ट्रेनिंग ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। लेकिन ये वीडियो सीरीज़ कंप्यूटर से रिलेटेड हर एग्ज़ाम के लिए उतना ही फायदेमंद है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं। चार तरीके के नंबर सिस्टम हमने पढ़े थे और आपको इतना तो समझ में अब तक आ गया होगा कि कंप्यूटर में जो कुछ भी चीज़ें स्टोर होंगी वो जीरो या वन के फॉर्म में ही स्टोर होंगी, राइट। तो पिछले वीडियो में जब हमने नंबर सिस्टम देख लिया, यानी कि हम समझ गए कि नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हम जान गए थे। बहुत डीप में नहीं लेकिन थोड़ा तो हम समझ ही गए थे कि किसी भी नंबर को, जो कि हम जानते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, यानी कि हमारे रियल वर्ल्ड के नंबर सिस्टम जो है, उससे बाइनरी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। लेकिन उस कैरेक्टर क्या क्या, जैसे हम कैरेक्टर लिखते हैं कंप्यूटर में, ए बी कुछ इस तरीके का, एट द रेट, हैज़, ये जो सिम्बॉल्स हम बनाते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, इनको कंप्यूटर कैसे जानता है या पहचानता है, कभी इसके बारे में सोचा आपने? तो कंप्यूटर चूंकि हर चीज को जीरो या वन यानी कि बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर कर सकता है या जान सकता है, तो इन कैरेक्टर्स को पहचानने के लिए भी कंप्यूटर एक खास तरीके की टेक्निक प्रयोग करता है। वो कुछ कोड प्रयोग करता है, कोड्स, और वो कोड हर कैरेक्टर के लिए स्पेशल होते हैं। मतलब इस ए का कुछ खास कोड होगा, उसी तरह इस बी का कुछ खास कोड होगा, और एट द रेट का कुछ खास कोड होगा, है ना, इस हैज का कुछ खास कोड होगा। और जैसे ही कंप्यूटर को ये कोड मिलेगा, और ये कोड बाइनरी होंगे, ये ध्यान रखना आप, ये कोड बाइनरी होते हैं, और जैसे ही कंप्यूटर को ये कोड मिलेगा वो समझ जाएगा कि इस कैरेक्टर की बात कर रहा है यूजर। तो इन कैरेक्टर्स को कोड में कन्वर्ट करने को ही, या उस सिस्टम को ही जो इस हर कैरेक्टर को किसी कोड में, कंप्यूटर के समझने लायक कोड में कन्वर्ट करता है, उसे कहते हैं कैरेक्टर इनकोडिंग। देखिए हम कोडिंग कर रहे हैं, कैरेक्टर को किसी कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसी टेक्निक को हम कहते हैं कैरेक्टर इनकोडिंग। तो हम आज देखने वाले हैं कि कितने तरह के या कौन से कैरेक्टर इनकोडिंग कंप्यूटर प्रयोग करता है। देखिए, कैरेक्टर इनकोडिंग बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम जिसको मेनली पढ़ेंगे, इसके अलावा भी आपको कई इनकोडिंग मिलेंगे, लेकिन हम जिसको आज पढ़ने वाले हैं वो देखिए, उसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे, उसे कहते हैं एस्की इनकोडिंग, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे ईएसकी इनकोडिंग, ठीक है। तीसरा हम पढ़ेंगे बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल, और चौथा हम पढ़ेंगे ईबीसीडीआईसी, ईबीसीडीआईसी, हम देखेंगे इसको क्या है। और पांचवा हम पढ़ेंगे यूनिकोड, UNICODE, यूनिकोड, ठीक है। और इस यूनिकोड के अंदर हम तीन को पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे UTF-8, एक हम पढ़ेंगे UTF-16, और एक हम तीसरा पढ़ेंगे UTF-32, ठीक है। ये एक ओवर मैप हुआ। हम अब सबको एक एक करके बारी बारी पढ़ेंगे, ठीक। पहली इनकोडिंग स्कीम जो कंप्यूटर यूज करता है उसे हम कहते हैं एस्की। इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये याद रखना आप, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखो आप, अगर आप एस्की को समझ गए तो आगे आने वाले सारे के सारे इनकोडिंग आपको समझ में आ जाएंगे। और हाँ, पिछले जो हमने वीडियोस में जो जो फंडामेंटल, जो फाउंडेशन कंप्यूटर की तैयार की है पढ़ के, उन सब का यहाँ पर व्यापक प्रयोग होगा। अगर वो सब क्लियर है तो ये सारी इनकोडिंग स्कीम आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम एस्की की जो बात कर रहे हैं उसका फुल फॉर्म बिल्कुल अपने दिमाग में याद कर लो आप, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या करता है एस्की, उसकी बात हम करते हैं। अब एस्की क्या करता है उससे पहले आप दो तीन चीजें समझिए। हमने देखा था कि बाइनरी जो नंबर है उसमें दो ही पॉसिबिलिटी है, जीरो या वन। अब देखिए, अगर, और हमने मेमोरी भी पढ़ रखा है, मेमोरी कैसे बनता है, बिट से। एक जीरो या एक वन जहां हम स्टोर कर पाते हैं उसे एक बिट कहते हैं, यानी कि एक मेमोरी लोकेशन को हम एक बिट कहते हैं। लेकिन कंप्यूटर में होता क्या है, हमने जानते हैं कि 4 बिट को अगर हम जोड़ें तो उसे निबल कहते हैं, और 2 निबल यानी कि 8 बिट्स को एक साथ पैक कर दें, एक साथ जोड़ रख दें तो उसे बाइट कहते हैं। और कंप्यूटर में मिनिमम यूजेबल, मिनिमम एक्सेसिबल जो मेमोरी यूनिट है वो बाइट है, यानी कि एक बाइट से कम हम एक्सेस नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हम एक चीज यहां पर आज देखेंगे, मान लो आपके पास एक बिट का मेमोरी है कहीं, एक बिट मतलब आपको एक मेमोरी मिला जहां जिसकी स्टोरेज क्षमता, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 1 बिट। तो यहां पर आप क्या स्टोर कर सकते हो, यहां पर दो ही चीज आप स्टोर कर सकते हो, या तो जीरो या तो वन, राइट।
अब मान लो मैंने आपको 2 बिट का लोकेशन दिया, तो आप यहां पर क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, देखिए आप क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। आइदर आप यहां पे 0 0 स्टोर कर सकते हैं, मतलब यहां भी 0 यहां भी 0 है ना। आइदर आप 0 1 स्टोर कर सकते हैं, यहाँ 0 यहाँ 1 है ना। आइदर आप 1 0 स्टोर कर सकते हैं, यहाँ 1 यहाँ 0। आइदर आप 1 1 स्टोर कर सकते हैं। इस 4 के अलावा आप कुछ भी इस 2 बिट में स्टोर नहीं कर सकते, राइट। यानी कि 4 पॉसिबिलिटीज हैं जो आप स्टोर कर सकते हो। उसी तरह मान लीजिए मैं आपको 3 बिट दे दूं, मैं बोलूं कि आपको मैंने 3 बिट का मेमोरी दिया, तो आप कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। देखिए इसमें आप क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। आप 0 0 0 स्टोर कर सकते हैं, 0 0 0, राइट। आप स्टोर कर सकते हैं 0 0 1, यहाँ दोनों 0 यहाँ 1 है ना। आप स्टोर कर सकते हैं 0 1 0 है ना। आप स्टोर कर सकते हैं 0 1 1। आप स्टोर कर सकते हैं 1 0 0। आप स्टोर कर सकते हैं 1 0 1। आप स्टोर कर सकते हैं 1 1 0 और आप स्टोर कर सकते हैं 1 1 1। इस 8 हो गए होंगे, देखिए आप 3 3 6 2 8। इस 8 के अलावा आपके पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस 8 के अलावा आप कुछ स्टोर कर पाए। यानी कि ये जो बिट्स हैं, ये बिट्स ही डिफाइन करते हैं कि आप कितने 0 1 के कॉम्बिनेशंस स्टोर कर सकते हैं, राइट। अब देखिए अगर हम एक फॉर्मूला देखें, हमारे पास जब 1 बिट था, इस केस में हमारे पास कितना बिट था, 1 बिट, तो हम कितने डेटा या कितने डिफरेंट डेटा को स्टोर कर पाए, 2 to the power 1 इक्वल टू 2, ओनली 2 डिफरेंट डेटा को या डिफरेंट कॉम्बिनेशन को हम स्टोर कर पाए। जब हमारे पास 2 बिट था, यहां पे क्या था हमारे पास 2 बिट, जब 2 बिट का केस था तो हम 2 to the power 2 यानी कि 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन को स्टोर कर पाए, मतलब 4 डिफरेंट डेटा स्टोर हम कर पाएंगे। और जब हमारे पास 3 बिट था, ये वाला केस यहां देख रहे हैं हम, 3 बिट जब जहां था, इस केस में देखिए तो हम 2 to the power 3 यानी कि 8 बिट ही स्टोर कर पाए। इससे आप समझ रहे हो, अगर आपके पास 4 बिट रहेगा तो आप 16 डेटा डिफरेंट डेटा स्टोर कर पाओगे। अगर आपके पास 5 बिट रहेगा तो आप 32 स्टोर कर पाओगे। अगर आपके पास 6 रहेगा तो 2 to the power 6 64 होता है, 64 आप डेटा स्टोर कर पाएंगे। और अगर आपके पास 7 बिट्स रहेंगे तो 2 to the power 7 128 डेटा या डिफरेंट डेटा स्टोर कर पाएंगे। और अगर आपके पास 8 बिट यानी कि 1 बाइट हुआ तो 2 to the power 8 यानी कि 256 लोकेशन स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर आपके पास बिट्स एंड डेटा, ठीक है, अगर आपके पास 2 बिट है, सॉरी 1 से शुरू करते हैं, अगर आपके पास 1 बिट है तो आप 2 to the power 1 यानी कि 2 डेटा स्टोर कर पाएंगे। अगर आपके पास 2 बिट है यानी कि आप 2 to the power 2 इक्वल टू 4 डेटा स्टोर कर पाएंगे। अगर आपके पास 3 बिट है तो 2 to the power 3 यानी कि 8 डेटा स्टोर कर पाएंगे। अगर आपके पास 4 बिट है तो 2 to the power 4 यानी कि 16 डेटा स्टोर कर पाएंगे। अगर आपके पास 5 बिट है तो 2 to the power 5 यानी कि 32 डेटा स्टोर कर पाएंगे। अगर आपके पास 6 बिट है तो 2 to the power 6 यानी कि 64 डेटा स्टोर कर पाएंगे। अगर आपके पास 7 बिट है तो 2 to the power 7, सॉरी यहाँ पे 7 होगा, 7, तो आप 128 डेटा स्टोर कर पाएंगे। और अगर आपके पास 8 बिट है तो 2 to the power 8 यानी कि 256 डेटा आप स्टोर कर पाएंगे। और ये जो 8 बिट है यही 1 बाइट होता है, राइट। इतना आपके दिमाग में फिक्स है? अगर नहीं है तो वीडियो को पॉज करके इसको समझ लीजिए अच्छे से, इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक। चलिए अब डेटा कितने बिट में कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है उसको समझने के बाद हम एस्की पर फिर से आते हैं। एस्की का फिर से एक बार फुल फॉर्म बता रहा हूं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अब एस्की जो कोड है वो 7 बिट का कोड है। पहले तो ये आप समझ लीजिए। सबसे देखिए इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं आपको, क्योंकि एग्जाम में एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एस्की कोड जो है वो 7 बिट का कोड है। जब ये 7 बिट का कोड है यानी कि ये कितने टोटल डेटा, कितने डिफरेंट कैरेक्टर स्टोर कर पाएगा, 128 कैरेक्टर्स ये स्टोर कर पाता है। ध्यान से समझना आप, ठीक है। 128 कैरेक्टर से स्टोर कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बिट्स की संख्या कितनी है, जो कोड है इसकी कोड, उसमें कितने बिट्स होते हैं, 7 बिट। और ये टोटल कितने कैरेक्टर्स स्टोर कर पाता है, डिफरेंट कैरेक्टर्स, 128। समझ में आ गई बात? अभी 7 बिट कैसे होंगे, देखो 0 0 0 0 0 0 0, ये 7 हो गए। तो ये पहला कोई कैरेक्टर होगा का कोड होगा। उसी तरह 0 0 0 0 0 1 ये दूसरे किसी कैरेक्टर का कोड होगा। ऐसे कहां तक जाएगा ये 1 1 1 1 1 1 1, 7 बार, 2 बार हो गया, 7 बार। ये 127 का ये कोड है। यानी कि 0 से लेकर 127 तक इतने कोड के लिए डिफरेंट कैरेक्टर्स इसके पास हैं, ठीक है। इसके को हम एक बार देखते हैं जरा गौर से।
देखिए ये एस्की कोड का मैं टेबल आपको दिखा रहा हूं और आप अभी केवल इतने को देखिएगा, इतने पार्ट को देखिए, है ना, उस उधर वाले पार्ट को मत देखिए। देखिए आप, देखिए 00 डेसिमल 00, ये नहीं, हमें मालूम है कि एस्की कोड कहाँ से शुरू होगा, 0 से लेकर 127 तक, है ना। 0 के लिए देखिए नल स्टोर करता है, मतलब इस कैरेक्टर को डिफाइन करता है। 1 के लिए SOH को, 2 के लिए STX को, ये सब आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखिए डिफरेंट कैरेक्टर्स को ये स्टोर कर रहा है। जैसे जब आप यहाँ हो गए 48 कोड के लिए ये 0 यानी कि जो ओरिजिनल 0 है, कंप्यूटर में जो 0 है उसको स्टोर करता है। 48 से 57 तक ये 0 से 9 यानी कि 10 अपने डिजिट को ये कैरेक्टराइज करता है। उसी तरह आप देखेंगे, अगर थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं तो आप देखो 65 से इसमें कैपिटल ए का कोड शुरू होता है, यानी कि 65 अगर आप एस्की कोड में 65 लिखेंगे उसका मतलब होगा कैरेक्टर ए। और कहाँ तक जाता है ये 90 तक, 90 में आपका जेड कैरेक्टर, इसके बीच सारे कैरेक्टर आ जाते हैं एक के बाद एक, मतलब उनका कोड ऐसे होता जाता है। उसी के बाद जो स्मॉल ए है वो 97 से शुरू होता है, स्मॉल ए का कोड है 97। उसी तरह आप देखिए डिफरेंट सारे सिंबल्स यहाँ पर, ये पैरेंथेसिस है, ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, स्टार है, प्लस है, माइनस है, सारे कैरेक्टर्स के लिए उसने एक कोड डिफाइन कर रखे हैं जो कि 127 तक ही होते हैं। 127 यूज नहीं होता, 0 से लेकर, ये 0 वैल्यू है और ये 126, इतने कैरेक्टर एस्की के पास हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैरेक्टर इनकोडिंग का मीनिंग क्या है। एक ऐसा हम कोडिंग सिस्टम बनाते हैं जिसमें कि कोड्स के लिए हर कैरेक्टर को हमने कुछ स्पेशल वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू आते ही वो कैरेक्टर डिफाइन हो जाएगा। समझ में आ गई बात। जैसे कि @ के लिए 64 है, तो कई बार क्या होता है, आप 3 चीजें तो जरूर याद रखना। एक तो ये 0 से लेकर 9 तक का कोड, ये कहां से कहां तक होता है, 48 से यानी कि 48 से 57 तक, ये 0 से 9 होता है। उसके बाद कैपिटल ए कहां से 65 से शुरू होता है और 90 तक जाता है, ये आप बिल्कुल याद रखना। 65 पर कौन है, कैपिटल ए, ये बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए, इससे क्वेश्चन एकदम आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और स्मॉल ए 97 से शुरू होता है और 122 तक जाता है। ये देखिए, ये 3 कोडों का रेंज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्की कोड में जी का कोड क्या होगा। तो आपको अगर ए का पता है कैपिटल, और कैपिटल जी और स्मॉल जी बहुत ध्यान रखना। अगर आपको कैपिटल जी पूछा गया है तो आपको देखना पड़ेगा कि 65 कैपिटल ए का होता है, वहां से आपको 7 वैल्यू जाकर 7 वैल्यू आगे जाओगे तो 71 पे ही पहुंचोगे, क्योंकि ये भी इंक्लूडेड है। ठीक है, उसी तरह इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता, तो ये अपने दिमाग में रखना आप। ठीक, एस्की आप समझ गए। चलिए, आई होप कि एस्की कोड आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं ई एस्की। एस्की के ही आगे ई लगा हुआ है, तो एस्की का जो फुल फॉर्म है उसी के में एक वर्ड और जोड़ लीजिए, एक्सटेंडेड। हुआ क्या कि एस्की 7 बिट का है, आपको पता है। तो आईबीएम नाम की जो कंपनी उस समय जो कंप्यूटर में, जब कंप्यूटर साइंस में बहुत बड़े चेंजेस हो रहे थे, जब इवॉल्व हो रहा था, तो आईबीएम, आईबीसी लिख दिया मैंने, आईबीएम जो कंपनी थी वो बहुत बड़ा रोल था इसका उसके विकास में। तो इसने कहा कि 127 जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत कम पढ़ रहे हैं, क्योंकि 127 में इंग्लिश के सारे अल्फाबेट आ गए थे, स्मॉल कैपिटल दोनों, और बहुत सारे सिंबल्स भी आ गए थे। लेकिन जो हमारा यूरोप वाला एरिया है और जो यूएसए तरफ एरिया, वहां पर इंग्लिश के बहुत सारे वर्जन्स चलते हैं, लैंग्वेज के बहुत सारे वर्जन चलते हैं, तो उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स यूज होते थे इंग्लिश में ही। तो वो सारे कैरेक्टर एस्की नहीं कवर कर पाया, क्योंकि 127 कैरेक्टर ही मैक्सिमम वो कवर कर पाया। ठीक, तो आईबीएम ने कहा कि हम क्या करेंगे, ये जो एक बाइट में जो हम 7, जैसे एक बाइट अगर हम लें तो इसमें अगर हम देखें कितने बिट होंगे, 8 बिट, राइट। एक बाइट में 8 बिट होंगे। तो ये जो एस्की था वो केवल 7 बिट ही प्रयोग कर रहा था। ये 8वां बिट, मतलब यहां से पीछे से 7 बिट प्रयोग कर रहा था। ये 8वां बिट हमेशा 0 रहता था। ये जो शुरू का बिट है वो हमेशा 0 रहता था, किसमें, एस्की में। तो इसका प्रयोग ही नहीं हो पाता था, केवल 7 बिट से हम 127 कैरेक्टर बना पाते थे। तो आईबीएम ने कहा कि हम इस 8वें कैरेक्टर को भी प्रयोग करेंगे और हम इससे और ज्यादा कैरेक्टर बना पाएंगे। यानी कि अगर 7 बिट से 2 की पावर 128 कैरेक्टर्स बन रहे थे, तो 8 बिट से कितने बन जाएंगे, 256, यानी कि 128 कैरेक्टर और जस्ट डबल कैरेक्टर्स हमारे पास हो सकते हैं। तो डिफरेंट और भी दूसरे लैंग्वेजेस के वेरिएशन, कैरेक्टर के वेरिएशंस को इंक्लूड करने के लिए आईबीएम ने एस्की का एक एक्सटेंडेड वर्जन बनाया, जिसका नाम दिया ई एस्की, एक्सटेंडेड एस्की। ठीक है, वो 8 बिट का कोड होता है, ये ध्यान रखना आप। ई एस्की, अगर आपसे एक्सटेंडेड एस्की की बात कर रहा है, एक्सटेंडेड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो वो 8 बिट का होता है, लेकिन केवल एस्की जो है वो 7 बिट का होता है। तो इसी से नंबर्स, मतलब कैरेक्टर्स के काउंटिंग भी बदल जाएंगे। अगर ओरिजिनल एस्की में पूछा जाएगा तो 128 कैरेक्टर होते हैं, अगर
ई एस्की एक्सटेंडेड एस्की में पूछा जाएगा तो इसमें 256 कैरेक्टर होते हैं, और जाहिर सी बात है वो क्यों होता है, क्योंकि इसमें 8 बिट प्रयोग किया जाता है, उसमें 7 बिट प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप ये वाला सेक्शन देखेंगे ना, यहां देखिए एक्सटेंडेड एस्की कैरेक्टर्स हैं। एक्सटेंडेड एस्की में ये जो पार्ट है एस्की का, ये बाकी का पार्ट है 100 शुरू 0 से 127 वाला, ये तो था ही था। उसके बाद 128 वाले वैल्यू के बाद से ये 256 तक नए कैरेक्टर जोड़े गए। आप देख सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट सिंबल्स, लैटिन लैंग्वेज के बहुत सारे डिफरेंट सिंबल्स जोड़े गए। ठीक है, इसे कहते हैं एक्सटेंडेड एस्की कैरेक्टर्स। समझ में आया? आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपने तीसरे इनकोडिंग स्कीम को देखते हैं, जिसे कहते हैं बीसीडी। इसका फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसका नाम, हर कोड का नाम, फुल फॉर्म आपको दिमाग में रखना होगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या करता है? ये अलग तरीके से कैरेक्टर को दिखाता है। ये क्या करता है? 0 1, हालांकि एक्चुअली में ये नंबर्स के लिए ही बना है एक्चुअली, बट फिर भी आप देख लो, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 6 7 8 9, ये क्या करता है? 0 से लेकर 9 तक के लिए एक खास सिंबल फिक्स कर दिया है इसने। एक्चुअली खास नहीं है वो बाइनरी फॉर्म ही होते हैं इन लोगों के, लेकिन वो हमेशा 4 बिट में होते हैं। देखिए 0 को ये करता है, कहता है कि इसका कोड होगा 0 0 0 0, 1 का होगा 0 0 0 1, 2 का होगा 0 0 1 0, 3 का होगा 0 0 1 1, 4 का होगा 0 1 0 0, 5 का होगा 0 1 0 1, एंड 6 का होगा 0 1 1 0, 7 का होगा 0 1 1 1, 8 का होगा 1 0 0 और 9 का होगा 1 0 0 1। ये कहता है कि हम ये इन सबको ये कोड हम दे देंगे। अब हमें जब भी कोई नंबर लिखना होगा तो हम उसको हर डिजिट के बीसीडी कोड को यूज करके लिखेंगे। जैसे आपको मान लो फॉर एग्जांपल आपको लिखना है 16, तो ये कहता है बीसीडी कि आप इसको कैसे लिखेंगे? 1 का बीसीडी लिखिए। तो 1 का बीसीडी क्या होगा? 0 0 0 1, और फिर इसके बगल में 6 का बीसीडी लिख दीजिए। 6 का बीसीडी होगा 0 1 1 0। ध्यान रखना, आप चारों कोड ही यूज करना होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब आपको एक चीज बता देता हूं मैं, क्योंकि इसको देखकर आप घबरा गए होंगे कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल है याद करने के लिए, है ना। लेकिन ये बहुत इजी है, मैं बता देता हूँ। ये जो कोड मैंने लिखा ना, ये बहुत इजी है याद करना। मैं आपको अभी तरीका बताता हूँ, बट उससे पहले आप ये समझ लेना कि बीसीडी अगर आपको पूछे तो बताना आप कि 4 बिट का कोड होता है बीसीडी। बीसीडी कितना बिट यूज करता है? 4 बिट। लेकिन 4 बिट से टोटल कितने कोड्स बन सकते हैं? 2 to the power 4 इक्वल टू 16, राइट। बट ये पूरा 16 कोड यूज नहीं करता, ये केवल 0 से 9 यानी कि 10 ही कोड टोटल यूज करता है। बिट्स 4 यूज करता है, लेकिन कोड केवल 10 यूज करता है। ठीक है, ये बीसीडी के बारे में खास है, इसको दिमाग में रखना। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि ये कैसे आसान है बनाना कोड। देखिए बीसीडी का कोड को लिखना बहुत आसान है। आप क्या करिए, 8 बार 0 लिख लीजिए और 1 बार 1 लिख लीजिए, 2 बार 1 लिख लीजिए। ठीक है, 2 बार, क्योंकि 8 10 हो जाएगा। उसके बाद क्या करिए, फिर 4 बार 0 लिख लीजिए, 0, फिर 4 बार 1 लिखिए, और बाकी वाले को भी फिर 2 0 लिख लीजिए, है ना, क्योंकि अगले में भी 4 बार 0 होना चाहिए था। उसके बाद 2 बार 0 लिखिए, फिर 2 बार 1 लिखिए, 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 2 बार 0। ठीक, उसके बाद 1 बार 0, 1 बार 1, 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 1 बार 0, 1 बार 1। ठीक है, अब ये अपने आप क्या हो गया? 0, ये अपने आप क्या हो गया? 1, ये अपने आप क्या हो गया? 2, ये अपने आप क्या हो गया? 3, ये अपने आप क्या हो गया? 4, ये अपने आप क्या हो गया? 5, ये अपने आप क्या हो गया? 6, ये अपने आप क्या हो गया? 7, ये अपने आप क्या हो गया? 8, ये अपने आप क्या हो गया? 9। और बस बीसीडी में आपको इतने की ही जरूरत है। लेकिन अगर जो मैंने ये क्रम बताया अभी जैसे लिखने का, अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे, मतलब 8 बार 0, 8 बार 1, फिर 4 बार 0, 4 बार 1, फिर 4 बार 0, 4 बार 1, फिर 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार, ये लास्ट तक, फिर 1 बार 0, 1 बार, तो आपको 0 से लेकर 15 तक मिल जाएगा, पूरा का पूरा ऐसा ही मैप। क्योंकि हमें 9 तक ही जरूरत थी तो मैंने 9 तक ही छोड़ दिया, लेकिन अगर आप इसको कंप्लीट ले जाएंगे तो ये 15 तक मिलेगा, मतलब पूरा हेक्साडेसिमल का कोड आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट कोड को देखते हैं, जिसका नाम है EBCDIC। इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये देखिए बीसीडी जो हमने पढ़ा ना, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ये, डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखना आप। इससे कई बार फुल फॉर्म भी हर कोड के किसी भी कोड के पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में आप अवेयर रहिए, इसको आप याद करके रखिए दिमाग में। ठीक है, तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल
इंटरचेंज कोड, ये EBCDIC का फुल फॉर्म है ना। और आपको मैं अभी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा कि इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक ही मैंने अभी तक पेपर देखा है, उसमें ही मुझे मल्टीपल क्वेश्चंस ऐसे मिल गए जिसका हमने चर्चा ऑलरेडी कर रखा है। उसमें EBCDIC के बारे में पूछा गया था। तो सबसे पहले इसके बारे में आप जानकारी ये जानिए कि ये 8 बिट का कोड होता है। 8 बिट का कोड होता है। कितने बिट? 8 बिट। BCD कितने का था? 4 बिट, लेकिन 8 बिट। तो ये टोटल कितने कैरेक्टर्स अपने पास जनरेट कर सकता है? 2 to the power 8 यानी कि 256। देखो, या तो आप ऐसे रट लीजिए कि हर कोड, मतलब हर डिफरेंट कोड कितने कैरेक्टर्स डिफाइन कर सकता है, या तो आप एक काम करिए कि आप वो कितना बिट यूज करता है वो दिमाग में रखिए, और ये याद रखिए कि जितना बिट होगा उस नंबर ऑफ बिट से कितना कोड बन सकता है ये आपको निकालने आना चाहिए। उसको हमेशा 2 के पावर पे चढ़ा देना। 8 बिट है मतलब 256 कैरेक्टर वो प्रयोग कर सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो EBCDIC के बारे में ये पूछा गया था कि EBCDIC कोड जो है वो टोटल कितने कैरेक्टर्स जनरेट कर सकता है या उसके पास है, कंटेन करता है। तो हमें मालूम है कि वो 8 बिट का कैरेक्टर कोड है, तो वो 256 कैरेक्टर जनरेट कर सकता है। आप इसकी आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, एक बात और जान लीजिए कि जो EBCDIC है वो 2 4 बिट के कैरेक्टर्स यूज करता है, यानी कि 2 हेक्साडेसिमल कोड्स यूज करता है। आपको मालूम है हेक्साडेसिमल कोड्स 15 तक होते हैं, मतलब 0 से 9। आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो फिर से वीडियो जाकर देखिए, नंबर सिस्टम वाला, आपको याद आएगा। हेक्साडेसिमल समझना बहुत जरूरी है। 0 से 9 10 हो गए, फिर 11 10 के लिए A, फिर B, फिर C, 15 तक F तक वो यूज करता है, यानी कि 15 तक वो जाता है। और 15 तक हमें जब जाना होगा तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 4 बिट का कोड बनेगा। तो वो 2 हेक्साडेसिमल कोड्स यूज करता है, यानी कि 4 बिट के 2 कोड, यानी कि 8 बिट टोटल। तो मान लीजिए D4 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसमें वो क्या करता है, EBCDIC कैसे स्टोर करता है कैरेक्टर को। इसमें जो ये फर्स्ट पार्ट है, यानी कि जो पहला पार्ट है, उसको उसने फिक्स कर रखा है, उसको कैरेक्टर टाइप के लिए फिक्स कर रखा है। इससे वो डिफाइन करता है कि किस टाइप का ये कैरेक्टर है। जैसा कि हमने एस्की में देखा था कि कुछ कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि कंट्रोल अल्ट, इस तरीके के जो कैरेक्टर्स हैं, उससे वो कंट्रोलिंग कैरेक्टर्स हैं, उसके थ्रू विशेष स्पेशल इवेंट कराए जाते हैं। और जो दूसरा कैरेक्टर टाइप, मतलब जैसे डिजिट, कैरेक्टर, स्पेशल सिंबल्स, फंक्शन सिंबल्स, इस तरीके से वो कैरेक्टर का टाइप डिफाइन करता है पहले वाले वैल्यू से। और दूसरा जो 4 बिट का वैल्यू होता है, सेकंड वाले वैल्यू को से वो कैरेक्टर का वैल्यू पता करता है। कैरेक्टर का वैल्यू मतलब जैसे अगर डिजिट है तो 1 है कि 2 है कि 3 है। समझ में आ गई बात? अगर कैरेक्टर है तो A है कि B है कि C है कि D है। समझ में आए बात? तो ऐसे वो स्टोर करता है EBCDIC अपने अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स को। हमारा नेक्स्ट कोड है यूनिकोड। ठीक है, यूनिकोड क्या है? यूनिकोड एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है यूनिवर्सल कोड का, यूनिवर्सल कोड का। ठीक है, अब देखिए ध्यान से जरा, यूनिवर्सल कोड जो है, क्या हुआ कि जब डिफरेंट, हमने देखे कि बहुत तरीके के इनकोडिंग स्कीम बन गए, है ना। हमने एक चीज यहां पे मिस किया, हमने इसको मिस किया, ISCII को। जब एस्की बना था, ASCII बना था, उसी के जस्ट बाद ISCII का भी को भी बनाया गया था। ये क्यों था? क्योंकि क्या हुआ था कि एस्की के पास आपने देखा कि 7 बिट थे और वो 127 कैरेक्टर स्टोर कर पाता, तो उसमें हिंदी का कोई कैरेक्टर नहीं था। तो इंडियन जो लैंग्वेजेस थे, इंडियन जो डिफरेंट लैंग्वेजेस है, उसके कैरेक्टर को कैसे संभालें, वो कैरेक्टर कैसे कंप्यूटर में रिप्रेजेंट किए जाएं, तो उसके लिए इंडियन सिस्टम ने, इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम ने ये कोड बनाया जिसे कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बाकी सब वही है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, एस्की भी बना, ये 8 बिट का कोड था, यानी कि ये टोटल कितने 256 कैरेक्टर्स स्टोर कर पाता था। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो कुछ नहीं, इस जो ISCII इसकी तो जो था वो इंडियन लैंग्वेज के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता था या अपने अंदर समेटता था, ताकि हम कंप्यूटर में इसका इस कोड का इस्तेमाल करके हम इंडियन कैरेक्टर्स को कंप्यूटर में शो कर पाएं, उस पर वर्क कर पाएं। ठीक है, अब एक बात को समझिए जरा, डिफरेंट लैंग्वेज के कैरेक्टर्स को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के कोड बनाने पड़े, डिफरेंट स्टैंडर्ड बनाने पड़ रहे थे, राइट। एस्की, फिर हमने एक्सटेंडेड एस्की बनाया, फिर हमने EBCDIC बनाया। BCD तो खास नंबरों के लिए था, बट EBCDIC जो था वो कैरेक्टर्स के लिए बना था। BCD का प्रयोग करके उसका कॉन्सेप्ट लेकर कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता था। उसके बाद हमने देखा इसकी भी बना ISCII। तो हुआ क्या कि डिफरेंट टाइप ऑफ
कोड के स्कीम बनने लगे। इससे क्या हुआ कि कंप्यूटर में एक रूपता नहीं आ पाई, एक रूपता नहीं आ पाई कि कोई एक ऐसा कोड नहीं था जो सारे सिंबल्स, दुनिया में जितने भी सिंबल यूज होते हैं सबको अपने में समेट पाए। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर एक नए कोड का, कोडिंग स्कीम का आविष्कार हुआ, या आप कहें बनाया गया। उसे कहते हैं यूनिवर्सल कोड। नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्सल कोड, मतलब ये अपने अंदर सभी टाइप के कैरेक्टर्स को समेटे हुए है, सभी टाइप के कैरेक्टर्स के कोड को समेटे हुए। ये सुपर सेट है जिसके अंदर सभी कोडिंग स्कीम या कोडिंग टेक्निक के सारे कोड्स आ जाते हैं। यानी कि एस्की के भी सारे कोड यूनिवर्सल कोड में आते हैं, यूनिकोड में आते हैं, इसकी के भी आते हैं, ईबी CDIC यानी कि एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड के भी आते हैं। सबके कोड इसमें आ जाते हैं यूनिकोड के अंदर, ठीक है। तो आपको एक आइडिया मिला होगा कि यूनिकोड क्या है। यूनिकोड कुछ नहीं है, ये कोई नया चीज नहीं। यूनिकोड भी एक कोडिंग स्कीम ही है जिसमें कैरेक्टर को इनकोड किया जाता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा, एक विशाल कोडिंग स्कीम, कोडिंग सिस्टम है जिसमें कि ये सभी वर्ल्ड के सभी कैरेक्टर्स को अपने अंदर संभाले हुए है, ताकि कोई डिफरेंट कोडिंग सिस्टम, कोडिंग स्कीम बनाने की जरूरत ना पड़े। अब यूनिकोड के 3 वेरिएंट अवेलेबल हैं, यानी कि यूनिकोड को इस्तेमाल करना है तो आप यूनिकोड के 3 वेरिएंट को प्रयोग कर सकते हैं। यूनिकोड के 3 वेरिएंट में पहला है UTF-8, दूसरा है UTF-16 और तीसरा है UTF-32। पहले तो आप इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। UTF से क्वेश्चन आता ही आता है। इसे कहते हैं यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। यूटीएफ का फुल फॉर्म होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, इसको आप याद रखिएगा। अभी जो 8 है, UTF-8 है, ये वेरिएबल लेंथ कोड है। वेरिएबल लेंथ कोड से क्या के मेरा कहना है कि इसके जो, इसमें जो, जैसे अभी तक हमने डिफरेंट कोड्स पढ़े उसमें हम जान गए कि इसकी 7 बिट यूज करता है ना, इसकी 8 बिट यूज करता है, एक्सटेंडेड इसकी 8 बिट यूज करता है। इसी तरह हम सबके एक वैल्यू तो जानते हैं कि इतने बिट यूज करता है तो इतने कैरेक्टर इसमें होंगे। तो ये जो UTF-8 है ये यूनिकोड तो है, लेकिन ये जो UTF है ये वेरिएबल लेंथ कोड है, यानी कि इसमें जरूरत के हिसाब से कोड का लेंथ बढ़ता है। तो नॉर्मली ये अगर सिंबल बहुत ज़्यादा स्पेस लेने वाला नहीं है, मतलब बहुत क्रिटिकल नहीं है, क्रिटिकल कहने से मेरा मतलब है कि UTF के अंदर उसकी जगह कितनी है, कौन सा लोकेशन है, उस हिसाब से ये कोड का लेंथ डिफाइन करता है। तो ये इसके 3 वेरिएंट है, ये 8 बिट में भी है, 16 बिट में भी, 30 है नहीं। देखो आप इसको मत इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना। UTF-8 क्या करता है, ये वेरिएबल लेंथ कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपने कोई कोड यूज किया और वो कम उसको लेंथ चाहिए, वो कम ही मेमोरी उसको चाहिए, उतने में ही स्टोर किया जा सकता है, तो ये 8 बिट प्रयोग करेगा, ठीक है, मिनिमम 8 बिट ही प्रयोग करेगा। लेकिन अगर कोई आपने ऐसा कोड इस्तेमाल किया जिसकी लोकेशन 8 बिट में नहीं आ पाएगी, मतलब जो शुरुआत के कैरेक्टर, क्योंकि शुरू में ये एस्की को ही रखता है, एस्की सबका बेस है, ये ध्यान रखना। तो एस्की के बाद अगर कैरेक्टर्स की जो पोजीशन है वो 8 बिट से ज्यादा में चली गई है तो UTF अपने आप उसके लिए 16 बिट प्रयोग करेगा, मतलब 16 बिट में इसको स्टोर करेगा। लेकिन अगर उस कैरेक्टर का लोकेशन और भी 16 बिट के भी पार चला गया, लोकेशन उतने में नहीं आ पाया, वो और भी आगे चला गया, तो वो 32 बिट यूज कर लेगा। यानी कि जैसी जरूरत होगी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के, जो आप कैरेक्टर प्रयोग करोगे और उस कैरेक्टर की पोजिशनिंग जो भी होगी पूरे सीट में, डेटा शीट में, तो वो क्या करेगा, उस हिसाब से मेमोरी, मतलब वेरिएबल लेंथ यूज करेगा, मेमोरी का वेरिएबल लेंथ यूज करेगा। यानी कि अगर उसका 8 बिट में काम हो जा रहा है उस सिंबल के लिए तो 8 ही बिट यूज करेगा, अगर 16 बिट में होगा तो 16 बिट यूज करेगा, और नहीं तो 32 बिट में तो होना ही है। तो इसे कहते हैं UTF, ये वेरिएबल लेंथ कोड है। आप ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसमें 8 लिखा हुआ है। 8 देखकर लगता है कि इसकी जो साइज होगी वो 8 बिट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 8 भी स्टोर कर सकता है, 16 भी स्टोर कर सकता है और 32 बिट भी स्टोर कर सकता है जरूरत के हिसाब से। उसी के बाद दूसरा हम देखते हैं UTF-16, यानी कि यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ये 16 बिट का फिक्स साइज कोड है। इसमें हर कोड के लिए, हर कैरेक्टर के लिए 16 बिट फिक्स है, ठीक है। ये 16 बिट में ही डेटा को स्टोर करता है, यानी कि टोटल 2⁻16 कोड्स, जो भी ये आएगा वैल्यू, मुझे भी नहीं मालूम क्या आएगा, मतलब कैलकुलेट करके बिल्कुल निकाल सकते हैं, उतने कोड को ये स्टोर कर सकता है। और उसी तरह UTF-30, ये भी एक फिक्स्ड साइज
यूनिकोड का वेरिएंट है, इसे कहते हैं यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 32 बिट। इसका टोटल साइज है 32 बिट, ये फिक्स 32 बिट, हर कोड के लिए ये 32 बिट का ही लेंथ यूज करता है, 32 बिट की ही मेमोरी यूज करता है। इसमें कौन सा कैरेक्टर पहले आ रहा है उस डेटा टेबल में, उससे इसको कोई लेना देना नहीं, हर कैरेक्टर को ये 32 बिट का लोकेशन दे देता है। यानी कि टोटल 2 की पावर 32 कैरेक्टर्स को अपने में स्टोर कर सकता है, और यही काम UTF-8 भी कर सकता है। लेकिन ये फायदेमंद इसलिए रहता है क्योंकि अगर वो सिंबल जो आप यूज कर रहे हैं वो कम मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया जा सकता है, तो ये 8 बिट ही यूज करेगा, या जरूरत लगी तो 16, या अगर जरूरत लगी तब 32 बिट। तो ये ज़्यादा मेमोरी इफिशियंट है, मेमोरी का सही इस्तेमाल करता है, जबकि ये दोनों जरूरत नहीं पड़ने से भी मेमोरी का नाजायज प्रयोग करते हैं। इसलिए UTF-8 सबसे ज़्यादा प्रचलित यूनिकोड का फॉर्मेट है। ओके, तो ये था वीडियो कैरेक्टर कोडिंग स्कीम के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आई है आप मुझे कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट मोर। ओके, तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है दोस्तों। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू। हाँ, एक चीज़ और मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।